हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि वीडियोस की यह श्रृंखला जो हम ब्रिटिश संविधान के बारे में आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं आप लोगों को पसंद आ रही होगी। स्नातक कक्षा के वे छात्र जो अध्ययन कर रहे हैं या अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान विषय लेंगे जो इंटरमीडिएट में है, उनके हितों को रख करके सरल शब्दों में मैं उनके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आ रहा होगा। मैं योगेश कुमार त्रिपाठी टीचर इस आदर्श स्टडी पॉइंट के माध्यम से आपसे संबोधित हूँ। एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, लाइक आइकन बटन न दबाए हों, दोनों काम कर लीजिए और इस चैनल के परिवार के सदस्य बन जाइए, जिससे कि जो भी वीडियो डाली जाए वह आपके ऊपर उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम इस बात पर विचार कर रहे थे कि ब्रिटिश संविधान में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो संजोग से अकस्मात सम्मिलित हो गई, परंपरा का अंग बन गई और विकसित होते होते संविधान का अंग बन गई। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें सुविचारित तरीके से, सुनियोजित तरीके से संविधान का अंग बनाया गया। उसी संदर्भ में हम पहले इस पर विचार कर रहे हैं कि वे कौन कौन सी बातें हैं, वे कौन कौन से तथ्य हैं जो संजोग बस ब्रिटिश संविधान का अंग बने। जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की अवधारणा है वह संजोग से ब्रिटिश संविधान का अंग बनी। जबकि आश्चर्य होता है कि ब्रिटिश संविधान की जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है वही विश्व के अन्य संसदीय देशों के संविधानों की द्विसदनात्मक व्यवस्था वहीं से अपनाई गई। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन जो है पार्लियामेंट्री शासन, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का की जननी है, मदर है। लेकिन वहाँ भी यह व्यवस्था संजोग से आई। दूसरा पद था स्पीकर का पद, वो भी एक संजोग से संविधान का अंग बना। इसके बाद हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का जो विकास हुआ है वो भी संजोगवश ब्रिटिश संविधान का अंग बना है। ब्रिटिश या संसदीय व्यवस्था में किसी भी देश में मंत्रिमंडल ही प्रशासन का संचालन करती है। जैसा कि हम देखते हैं, हम परिचित हैं कि ब्रिटेन में अथवा संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में मंत्रिमंडल ही प्रशासन के दायित्वों का निर्वहन करता है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था भी संजोगवश कई चरणों से गुजर करके वर्तमान स्वरूप में, आधुनिक रूप में हमारे सामने आई है। इसमें पहला है 17वीं सदी के पूर्व मंत्रिमंडल का विकास। 17वीं सदी के पूर्व मंत्रिमंडल का विकास। अब हम देखेंगे कि 17वीं सदी के पूर्व की स्थिति में, 17वीं सदी के पूर्व की स्थिति में मंत्रिमंडल का विकास कैसे हुआ था। एंग्लो सेक्शन काल, 17वीं सदी के पूर्व के काल को एंग्लो सेक्शन काल कहा जाता है। तो एंग्लो सेक्शन काल तथा नॉर्मल काल में सम्राट को परामर्श देने के लिए दो संस्थाएं थीं। एंग्लो सेक्शन काल और नॉर्मन काल में सम्राट को उसके शासन के दायित्वों के निर्वहन में परामर्श देने के लिए दो संस्थाएं का विकास हुआ था। इसका हम अध्ययन पहले कर चुके हैं, जिसमें एक संस्था थी ब्रिटेनेज मोट, जिसे बुद्धिमानों की सभा कहा जाता था, तथा दूसरी थी क्यूरिया रेजियस, जो शाही परिषद कही जाती थी। ब्रिटेनेज मोट एक बड़ी संस्था थी जो कालांतर में आगे चल करके पार्लियामेंट के रूप में, संसद के रूप में परिवर्तित हो गई। जबकि क्यूरिया रेजिस एक छोटी संस्था थी, जो शाही परिषद थी वो एक छोटी संस्था थी और जो नीति निर्धारण तथा प्रशासनिक विषयों पर सम्राट को परामर्श देने का काम करती थी। जब सम्राट एडवर्ड षष्ठ जब सिंहासनारूढ़ हुए तो उनके समय में क्यूरिया रेजिस ने प्रीवी काउंसिल, जो संस्था थी वह प्रीवी काउंसिल के रूप में जानी लगी और आगे चल करके यही प्रीवी काउंसिल मंत्रिमंडल या कैबिनेट के रूप में रूपांतरित हो गई। अब आगे हम देखेंगे कि 17वीं सदी के बाद मंत्रिमंडल की व्यवस्था का विकास किस प्रकार हुआ।
17वीं सदी के बाद मंत्रिमंडल का विकास। 17वीं सदी के बाद प्रीवी काउंसिल 50 सदस्यों की एक बड़ी संस्था बन गई थी। जब 17वीं सदी प्रारंभ हुई, 17वीं सदी के प्रारंभ होने के साथ ही साथ विभिन्न कारणों से प्रीवी काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और वह 50 सदस्यों की एक बड़ी संस्था बन गई थी। तत्कालीन सम्राट जो समय राजा थे, सम्राट जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम, जेम्स प्रथम हुए, उसके बाद चार्ल्स प्रथम ने प्रीवी काउंसिल की एक छोटी समिति से परामर्श लेना प्रारंभ कर दिया। जब प्रीवी काउंसिल के सदस्यों की संख्या 50 हो गई तो 50 लोगों से परामर्श करने में उन्हें असुविधा महसूस हो रही थी, तो उन्होंने उसमें से कुछ प्रमुख लोगों को अलग करके, छांट करके, एकत्रित करके उनसे परामर्श लेना प्रारंभ कर दिया और उसमें 5 लोग सम्मिलित थे। केवल मात्र 5 लोगों को उसमें से लेकर के उनसे परामर्श लेना प्रारंभ कर दिया, जिनके उन 5 लोगों के नाम उस समय, जो चार्ल्स प्रथम के समय, उन 5 लोगों का नाम इस प्रकार था। उनके पहला नाम था क्लिफर्ड, अर्लिंगटन, बकिंघम, एशले और लाउडर डेम। 5 नाम थे, क्लिफर्ड, अर्लिंगटन, बकिंघम, एशले और लाउडर डेम। इन 5 नामों के जो 5 लोग थे, 5 नामों के पहली अक्षर, सब 5 नामों के पहली अक्षर ली गई और पहली अक्षर को लेकर के ही उस कैबिनेट का नाम कबाल पड़ गया। CABAL, कबाल, कबाल मतलब क्लिफर्ड कबाल, CAA अर्लिंगटन और B से बकिंघम और फिर ये है एशले और लाउडर डेम। इस बार कबाल संस्था ही आगे चल करके इसी को कैबिनेट कहा जाने लगा, परंतु कबाल एक अनौपचारिक संस्था मात्र थी। जो कबाल संस्था थी एक मात्र अनौपचारिक संस्था थी। यह अपने स्वरूप और अर्थ में वर्तमान जो कैबिनेट है इस रूप में नहीं थी। इसके सदस्यों में एकरूपता नहीं थी, कोई तथा न ही ने कोई सत्ता प्राप्त थी, कोई औपचारिक सत्ता भी इनको प्राप्त नहीं थी, कोई औपचारिक संस्था भी नहीं थी। यह मात्र सम्राट के इच्छा पर निर्भर थी तथा ये लोग किसी के प्रति अपने कार्यों के लिए किसी को उत्तरदायी भी नहीं थे, न तो संसद के प्रति, न तो किसी भी संस्था के प्रति लोग उत्तरदायी नहीं थे। बाद में ऐसा हुआ कि सन 1695 में विलियम तृतीय के शासनकाल, 1695 में ब्रिटेन की गद्दी पर विलियम तृतीय बैठे हुए थे। विलियम तृतीय के शासनकाल में कंजर्वेटिव दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो गया और उन्होंने, यानी विलियम तृतीय ने केवल अकेले इस कंजर्वेटिव दल के लोगों को ही मंत्रिमंडल में रखा। परामर्श लेने की जो समिति उनकी थी उसमें केवल इस कंजर्वेटिव दल के, जिसका लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत था, उसी को रखा। और उसी समय से यह परंपरा बन गई कि मंत्रिमंडल के निर्माण में वही दल सम्मिलित होगा जिसका हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक नई परंपरा जो बनी वो यह थी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त दल वाले दलों को ही मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस प्रकार एक नई मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव ब्रिटिश संविधान में हुआ। और देखेंगे 18वीं सदी में मंत्रिमंडल का विकास। 18वीं सदी में मंत्रिमंडल का विकास किस प्रकार हुआ, इसका अध्ययन किया जाएगा। मंत्रिमंडल का सही अर्थों में अगर विकास कहा जाए तो वह 18वीं सदी में ही प्रारंभ हुआ। सच्चे अर्थों में जो मंत्रिमंडल है उसका विकास 18वीं सदी में ही प्रारंभ होता है। यह भी किसी योजना या सोची समझी नीति का परिणाम नहीं था। 18वीं सदी में जो मंत्रिमंडल संस्था का स्वरूप जो विकसित हो रहा था, यह भी किसी सोची समझी योजना या सोची समझी नीति के कारण नहीं हो रहा था, बल्कि संयोग से ही ऐसा संभव हो गया। जो एक परिचित विशेष में कैबिनेट अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति के आचरण का परिणाम था। उस समय एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि इसमें जो कैबिनेट पद पर आसीन व्यक्ति था
उसने अपने विवेक से इस पद का विकास किया। 1714 ईस्वी में हैनोवर वंश के शासक जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय का शासन, ब्रिटिश सिंहासन पर ही लोग शासनारूढ़ थे और दुर्भाग्य से इनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी और इंग्लैंड की राजनीति में इनकी कोई बहुत विशेष रुचि भी नहीं थी। अतः इन्होंने कैबिनेट की बैठकों में जाना छोड़ दिया, अनुपस्थित रहने लगे और उसकी अध्यक्षता करने भी बंद कर दी। तो इस संजोग से जब वे मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना उन्होंने जब बंद कर दिया, तो इस संजोग से जो मंत्रिमंडल थी वो राजा के प्रभाव से मुक्त हो गई और अब एक कैबिनेट का सदस्य ही अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करना प्रारंभ कर दिया। जब वे शासक जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय जब कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता उन्होंने करना बंद कर दिया, अंग्रेजी भाषा न जानने के कारण और इंग्लैंड की राजनीति में रुचि न लेने के कारण, तो उस समय जो कैबिनेट के अध्यक्ष थे वे ही कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करने लगे और एक संजोग ही ऐसा हुआ कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव से वो कैबिनेट उसके प्रभाव से मुक्त हो गया। वह पहला व्यक्ति जिसने कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की वे थे सर रॉबर्ट वालपोल। यही पहली बार अध्यक्षता किए और ऐसा माना जाता है कि तभी से वे ही ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वहीं से प्रधानमंत्री पद का विकास हुआ और सर रॉबर्ट वालपोल पहले अध्यक्ष थे और कैबिनेट के, और वहीं से प्रधानमंत्री पद का विकास माना जाता है। वालपोल ने अपने प्रधानमंत्री पद को यानी अपने पद को और मंत्रिमंडल को दोनों को संगठित और सुदृढ़ किया तथा कैबिनेट के संदर्भ में श्रेष्ठ परंपराओं का, बेहतर परंपराओं का निर्माण किया। 1742 में कुछ ऐसी स्थिति बनी, ऐसा संजोग बना कि मंत्रिमंडल ने जो नीति निर्धारित की थी संसद ने उसका समर्थन नहीं किया, संसद में वो नीति गिर गई। तो सर रॉबर्ट वालपोल ने अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दे दिया और उस त्यागपत्र के कारण एक नई परंपरा विकसित हुई कि जब संसद में मंत्रिमंडल पराजित हो जाती है, मंत्रिपरिषद पराजित हो जाती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो यह भी एक संजोग का परिणाम हुआ। अब हम देखते हैं कि 19वीं सदी में मंत्रिमंडल का विकास किस प्रकार हुआ। 19वीं सदी में मताधिकार विस्तृत हुआ। 19वीं सदी प्रारंभ हुई तो उस 19वीं सदी के में आते आते मताधिकार का क्षेत्र व्यापक किया गया, अधिक से अधिक लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। इस मताधिकार के इस विस्तार ने मंत्रिमंडल को जनाधार प्रदान किया। यह माना गया कि जो मंत्रिमंडल है वह और व्यापक जनाधार वाला है और व्यापक लोगों का इसको जो समर्थन प्राप्त है। इसी अवधि में राजनीतिक दलों का विकास हुआ, दलीय अनुशासन पैदा हुआ। जब राजनीतिक दलों का विकास हुआ तो उस राजनीतिक दल के लोग अपने दल को अनुशासित करने के लिए दलीय अनुशासन का जन्म हुआ, जिसने जब दलीय अनुशासन प्रचलन में आया तो मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि हुई। हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद मिलना प्रारंभ हो गया। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व जैसी परंपराएं इसी काल में निर्मित हुई। धीरे धीरे प्रधानमंत्री का पद शक्तिशाली होता चला गया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी स्थितियां बनी कि प्रधानमंत्री की शक्तियों में काफ़ी अधिक वृद्धि हो गई और यहाँ तक कि ब्रिटिश शासन को अब मंत्रिमंडलीय शासन की अपेक्षा प्रधानमंत्री शासन कहा जाने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल एक संस्था के रूप में ब्रिटिश संविधान में मंत्रिमंडल व्यवस्था का संपूर्ण विकास एक संयोग मात्र था, यह कोई योजनाबद्ध प्रक्रिया का परिणाम नहीं था। अब इसके बाद हम जो अगला हमारा चैप्टर इसी चैप्टर में जो हमारा अगला प्रकरण होगा वो यह होगा कि ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो ब्रिटिश संविधान में
सुचिंतित प्रक्रिया के द्वारा, चिंतन प्रक्रिया के द्वारा या विवेक के माध्यम से ब्रिटिश संविधान का अंग बने, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल यहीं तक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।